अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज अ, से जो है हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं टीचिंग एंड लर्निंग बुक का। वैसे तो ये स्टूडेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा टफ समझते हैं, लेकिन आज मैं आपको इजी वर्डिंग में और इसको आपके लिए बहुत इजी बना दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। इसमें जो आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो 45 मार्क्स के आपके एसक्यूज आते हैं, ठीक है। 9 एसक्यू होते हैं और 5 मार्क्स का एक, ठीक है। तो 45 मार्क्स हो गए। इसी तरह एमसीक्यूज भी 45 मार्क्स के होते हैं और टोटल 90 मार्क्स हो गए और 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो रिकमेंडेड बुक है वो सुसान बुक है, ठीक है। उसी को ही आपने फॉलो करना है। ये जो आपका फर्स्ट यूनिट है ना, रिफ्लेक्टिव राइटिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का, टीचिंग एंड लर्निंग में, इसमें से आपके 5 एमसीक्यूज आएंगे और एक एससीक्यू आना है, ठीक हो गया। तो टोटल जो है वो 10 मार्क्स का पेपर इसमें से आना है। ये जो यूनिट है आपका, ये आपकी बुक पे नहीं है तो हम ये स्लाइड से कवर करेंगे। जैसे कि आप इसके नेम से ही शो हो रहा है कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्टिव राइटिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, ठीक है। तो इसका जो कंटेंट आउटलाइन है उसके अंदर हमारे पास टोटल जो है वो 3 ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्टिव लर्निंग है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जनरल राइटिंग है, देन जो है ना हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग है, ठीक हो गया। तो इसमें से अगर हम बात करें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारे पास है क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। इसका पास्ट पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये हम लोग जो है वो फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारी बुक में नहीं है तो हम इसको स्लाइड से ही आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आपके चैप्टर्स हैं वो हम इंशाल्लाह आपके बुक से ही करेंगे, क्योंकि बुक में है वो, और ये पहले वाला यूनिट जो है वो बुक के अंदर नहीं दिया हुआ, तो इसलिए फिर हम ये स्लाइड से कवर करेंगे। तो हम लोग जो है वो अपना टाइम वेस्टेज के अलावा इसका जो कंटेंट है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर हमने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स कवर करने हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जो ये रिफ्लेक्टिव लर्निंग है हमारे पास, ये इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। तो हम लोग जो है ना वो कंटेंट, जो आपके पास ये कंटेंट हार्ड में होना चाहिए और यहीं पे आपने ना हेडिंग्स ले लेनी है साइड पे, ठीक है। इसमें इसकी डेफिनेशन हमने फर्स्ट ऑफ ऑल करनी है, और इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन के साथ जो है इसकी हमारे पास इसका स्कोप आ जाता है और इसके ना मेरिट्स करेंगे हम। यानी कि इसके अंदर ना रिफ्लेक्टिव लर्निंग में हमने गिब्स साइकिल पढ़ना है, जो कि यूएचएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये हम अच्छे से करेंगे। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आगे जो है हमारे पास इसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्टिव लर्निंग की, और इसके बैरियर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने अपने कंटेंट पे ना हेडिंग्स बना के लिख लेना है कि हमने क्या क्या कंटेंट कवर करना है। इससे क्या होगा कि आप जो है ना उसको मेमोराइज करने में आपके लिए इजी होगा कि हमने कौन कौन हम आपको कंटेंट आउटलाइन का पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या करना है इसमें से। इसी तरह जनरल राइटिंग है तो जनरल राइटिंग की डेफिनेशन करेंगे, उसके पर्पजेज करेंगे, उसकी टाइप्स करेंगे, ठीक है। उसका प्रोसेस क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। देन हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग है, सेम हम क्रिटिकल थिंकिंग की डेफिनेशन याद करेंगे, ठीक है। उसकी उसके स्टेप्स देखेंगे क्या होते हैं, उसके स्टेजेस क्या हैं, बेनिफिट्स देखेंगे, उसके बैरियर्स देखेंगे, सेम जिस तरह रिफ्लेक्टिव लर्निंग है। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना। ये स्लाइड जो है ना ये आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। और ये जो आपका टीचिंग लर्निंग का कंटेंट है ये आपकी बुक से इसका पेपर बनता है, और इसके एमसीक्यूज भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, वो भी आपको साथ साथ बता दिया करूंगी। और आउट ऑफ कंटेंट इसका बिल्कुल पेपर नहीं आता, आपकी बुक से ही आता है। एमसीक्यूज भी बहुत इजी होते हैं, तो इसलिए हम बुक को ही फॉलो करेंगे। और आपके एमसीक्यूज जो हैं वो साथ सॉल्व होते रहेंगे, और साथ साथ जो है ना हम पास पेपर्स भी डिस्कस कर लिया करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्टिव राइटिंग के बारे में। अच्छा, तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे, तो इसमें हमने क्या क्या देखना है रिफ्लेक्टिव राइटिंग के बारे में, देन उसके मॉडल्स, देन उसके मेरिट्स, और इसी तरह उसके बैरियर्स क्या क्या होते हैं, स्कोप क्या है। देन हमारे पास जो है वो आगे क्रिटिकल थिंकिंग आ जाता है। तो हम लोग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेप्स, देन हम लोग देखेंगे क्या क्या होते हैं, देन उसके स्टैंडर्ड्स, तो देन उसकी करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं क्रिटिकल थिंकिंग की, और बैरियर्स। तो
हम लोग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा, जो हमारे पास होती है ना रिफ्लेक्टिव राइटिंग, ये एक एनालिटिकल प्रैक्टिस है। ठीक है, यानी कि हम लोग एनालाइज करते हैं प्रैक्टिकली, जिसमें राइटर क्या करता है, डिस्क्राइब करता है रियल या इमेजिनरी सीन, इवेंट, इंटरेक्शन, पासिंग थॉट्स, मेमोरी, और क्या करता है कि अपनी पर्सनल रिफ्लेक्शन में, अपने मीनिंग में जो है ना उसको डिस्क्राइब करता है। यानी कि वो चीज़ों को, इवेंट्स को इमेजिन करता है, ठीक है, और उनके बारे में जो है ना अपनी सेल्फ थॉट्स यूज करते हुए जो है ना उनको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, उनके बारे में डिस्क्राइब कर रहा होता है अपनी वर्डिंग में। ओके, तो ये हमारे पास होगी रिफ्लेक्टिव राइटिंग। अच्छा, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव राइटिंग और क्रिटिकल थिंकिंग का आपने ये याद रखना है कि हम क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ रिफ्लेक्टिव राइटिंग में हम जस्ट अपनी थॉट्स को यूज करते हुए, इवेंट्स को, थॉट्स, अपनी थॉट्स को यूज करते हुए, यानी कि अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन को, इवेंट्स को, इमेजिनरी सीन्स को जो है ना वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ना इसकी करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं क्रिटिकल थिंकिंग की, जिसमें हमने कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना हम रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और एक चीज का जो है ना आप एविडेंस दे रहे होते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, हमारी क्लैरिटी शो हो रही होती है कि ठीक है। रिफ्लेक्टिव राइटिंग में क्योंकि हम लोग इवेंट्स को और थॉट्स को जो है वो क्या कर रहे होते हैं, इमेजिनरी सीन्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं अपनी वर्डिंग में, तो हम लोग क्या शो कर रहे हैं, उनकी उनके हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हम लोग एक चीज का एविडेंस डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम क्लैरिटी दे रहे हैं। ठीक हो गया। अब उन्होंने कहा कि ये जो हमारे पास है क्यों इम्पोर्टेंट है। रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, एक तो ये कि ये एकेडमिक स्किल्स में जो है ना हेल्प आउट करती है स्टूडेंट्स की। वो अंडरस्टैंड करते हैं अपनी थिंकिंग को, अपनी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, और बेटर रिफ्लेक्ट करते हैं अपने एकेडमिक स्किल्स में, टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग उनको बेटर होती है, ठीक है। इसी तरह जो है वो प्रोग्रेस करते हैं। तो ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ना ये आपने जस्ट याद रखते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, नॉलेज गैप्स को आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है, आपका प्रोग्रेस करने में क्रिटिकल रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो आपकी हेल्प करती है, देन जो है ना बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक, देन एकेडमिक स्किल्स। ये जस्ट जो कीवर्ड्स होते हैं ना ये आपने याद रखने होते हैं, ना कि आपने पूरा पैराग्राफ जो है वो याद करना है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट अपना अपने पार्ट पे मूव करते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा, वो है गिब्स साइकिल। ठीक है, उसके बारे में हम मैं आपको बताती हूँ। गिब्स साइकिल में जो है ना हमारे पास टोटल इसके 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो इसका जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आ जाता है डिस्क्रिप्शन। इसको आप एक निमोनिक के थ्रू भी जो है ना वो अपने याद कर सकते हो। DF साइड पे लिख के, या जिस भी तरीके से आप इसको मेमोराइज इजीली कर सकें। DFEACA, ठीक है। A और .CA। अब डी से हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। एफ से क्या आ जाता है हमारे पास, फीलिंग्स। ई से एवेल्युएशन, देन ए से आता है एनालिसिस, देन कंक्लूजन, सी से और ए से आता है एक्शन प्लान। तो डिस्क्रिप्शन में क्या करते हैं हम लोग, अच्छा ये जो गिब्स साइकिल है ना हमारे पास, ये एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है फॉर द रिफ्लेक्शन। ये कॉमनली जो है ना हमारे पास एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स में यूज होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि डीप लर्निंग जो है ना वो प्रमोट होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, हमारी डीप थिंकिंग को इनकरेज करता है किसी भी एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस के बारे में, और हम इसे लर्न करते हैं, ठीक हो गया। और सबसे पहला डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ रहा है। अब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि हम लोग क्लियरली सिचुएशन को या किसी भी एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हैं, जजमेंट्स या फिर इंटरप्रिटेशन नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि व्हाट वर यू डूइंग, हु वाज इन्वॉल्व्ड। तो ये क्या है बेसिकली, इसमें आप जो है ना किसी भी सिचुएशन को, एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर रहे हो। देन हमारे पास दूसरा जो है ना वो आ जाता है फीलिंग्स। व्हाट वर यू थिंकिंग एंड फीलिंग, यानी कि आप यहाँ पे, अब क्योंकि हम लोग गिब्स साइकिल जो है रिफ्लेक्शन के अंदर आ रहा है, तो हम क्या चीज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग अपने इमोशनल रिस्पॉन्स को जो है ना वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हो, ठीक है, ड्यूरिंग का सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन के अंदर।
आप लोग ऑनेस्ट होते हो और अपने इमोशंस के बारे में ओपनली जो है ना डिस्क्राइब कर रहे होते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड यू फील बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एक्सपीरियंस। इसी तरह जो है ना हमारे पास अवेलुएशन आ जाता है, थर्ड पॉइंट। अवेलुएशन में जो है ना हम लोग जो है डिस्क्राइब करते हैं व्हाट वाज गुड एंड बैड अबाउट द एक्सपीरियंस, मतलब हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट जो है ना उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, व्हाट वेंट वेल, व्हाट डिड नॉट, इस तरीके से जो है ना हम लोग क्वेश्चनिंग फॉर एग्जांपल हम कर सकते हैं। देन हमारे पास जो है इसका फोर्थ स्टेप आ जाता है एनालिसिस, यानी कि व्हाट सेंस कैन यू मेक ऑफ द सिचुएशन। इसका मतलब ये है कि आप लोग जो है ना वो डीपली चीजों को सोच रहे होते हो कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, आप लोग थ्योरीज को, कॉन्सेप्ट्स को जो है ना यूज कर रहे होते हो, अपने पास्ट नॉलेज को यूज कर रहे होते हो, ताकि आप लोग एक एक्सपीरियंस को जो है ना अंडरस्टैंड कर सको। देन हमारे पास आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, यानी कि व्हाट एल्स कुड यू हैव डन। इसका मतलब ये है कि आप जो है ना वो समराइज करते हो, जो आपने जो चीज लर्न कर ली है ना उसको आप समराइज करते हो कंक्लूजन के अंदर। ठीक हो गया। देन हमारे पास आ जाता है एक्शन प्लान, ये लास्ट है इसका स्टेप। इसमें क्या होता है, लिखा हुआ है उन्होंने कि इफ इट रोज अगेन व्हाट वुड यू डू, यानी कि इफ इट हैपन्स अगेन व्हाट विल यू डू, अगर ऐसा दोबारा हो, ऐसे ही सिचुएशन हमें फेस करनी पड़े दोबारा, तो हम क्या एक्शन लेंगे उसमें। हम लोग फ्यूचर प्लान करते हैं, प्लान फॉर फ्यूचर बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव लर्न, जो आप पहले लर्न कर चुके हो उसकी बेस पे जो है ना अपना फ्यूचर प्लान करते हैं हम लोग, ताकि हम लोग किस तरह से इम्प्रूव कर सकेंगे या फिर हैंडल कर सकेंगे इसी तरह की अगर हमें दोबारा सिचुएशन फेस करनी पड़े नेक्स्ट टाइम। देन आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अच्छा, ये भी जो है ना हमारे पास ये भी रिफ्लेक्शन का ही मॉडल है, जिसमें हमारे एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं। एक्सपीरियंस में जो है हमारे बिहेवियर, आइडियाज और फीलिंग्स कंबाइनली जो है ना वो रिफ्लेक्टिव प्रोसेस के अंदर आते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारा एक्सपीरियंस दोबारा से हम लोग देखते हैं अपना, इसी तरह जो है ना हमारी फीलिंग्स जो होती हैं वो हम परसीव करते हैं, देन अवेलुएट करते हैं हम अपने एक्सपीरियंस को। देन आउटकम में हमारे पास क्या होता है कि हम न्यू पर्सपेक्टिव जनरेट होते हैं, न्यू सॉल्यूशंस हमारे पास आते हैं, हमारा बिहेवियर चेंज होता है। आउटकम में हमारे पास क्या आ रहा होता है, आउटकम आ रहा होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक हो गया। हम लोग जो है आप चीजों को अप्लाई करना शुरू करते हैं इसमें। और कमिटमेंट टू एक्शन, तो रिफ्लेक्टिव जो राइटिंग है हमारे पास रिफ्लेक्टिव, इसके अंदर जो है ना गिव साइकिल इंपॉर्टेंट था बेसिकली, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। नेक्स्ट जो है ना इसके हम मेरिट्स देखेंगे रिफ्लेक्टिव राइटिंग के। इसके अंदर क्या होता है कि ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को जो भी उनका नॉलेज गैप है। अब मैंने आपको बताया था कि आपने जो है ना वो पूरा ये रीड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीवर्ड्स आपने याद करने हैं इसमें। ठीक है, तो आपने ये जो कीवर्ड्स है ना, जैसे गैप्स इन दैट इन द नॉलेज, ये आपने याद रख लेना है। इसी तरह जो है ना वो इनकरेज करता है ये ग्रोथ को, तो आपने इनकरेज ग्रोथ ये कीवर्ड याद रखना है इसमें। इसी तरह डीप लर्निंग को प्रमोट करता है, डीप लर्निंग को आपने जो है ना वो याद रखना है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल नीड्स, तो एजुकेशनल नीड्स कीवर्ड है यहाँ पे, ये याद रखना है आपने। इसी तरह जो है वो न्यू नॉलेज एंड स्किल्स गेन होती हैं हमारे पास, तो ये कीवर्ड आपने याद रखना है। तो ये इसके मेरिट्स हैं। ठीक है, आपको मैं साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती जाऊंगी, वो आपने नोट करते जाना है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना इसके आ जाता है कि ये लर्निंग को इंक्रीज करता है फ्रॉम एन एक्सपीरियंस। इसी तरह जो है ना वो हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क उसको ये इंप्रूव करता है। हम लोग बेटर फ्यूचर प्लान करते हैं, जैसे कि हमने गिफ्ट साइकिल में पढ़ा था, मैंने आपको सारा समझा दिया है। और आप जो है वो फीडबैक के तौर पे हमें एक सोर्स जो है उसके तौर पे ये सर्व होती है हमारे पास रिफ्लेक्टिव राइटिंग। नेक्स्ट हमारे पास इसके बैरियर्स हैं, हमने कहा था हम इसके बैरियर्स भी डिस्क्राइब करेंगे। तो क्या होता है कि अगर हमारे पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, यानी कि पहले हम एक्सपीरियंस नहीं कर चुके या कोई एक प्रॉब्लम हमने फेस ही नहीं पहले की, तो हमें नहीं पता कि हमने उसको कैसे हैंडल करना है, हमारी ट्रेनिंग ही नहीं हुई। ठीक है, हमारे पास टाइम ही नहीं है सोचने का, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का। ठीक है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमें कोई प्रॉपर गाइड ही नहीं करता कि किस तरीके से आपने सिचुएशन को देखना है, कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, हमारे पास मोटिवेशन नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है। तो ये सारा कुछ जो है ना ये इसके रिफ्लेक्टिव राइटिंग के बैरियर्स में आ जाता है। जस्ट आपने ये रीड करना है एक दफा। देन हमारे पास इसके बैरियर्स में जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है सेल्फ स्टीम पे। इसी तरह अनविलिंगनेस टू एडमिट मिस्टेक, आप अपनी मिस्टेक्स जो है वो उसको एडमिट ही नहीं कर पा रहे। देन फियर ऑफ रिपरकशन आ सकता है,
फियर ऑफ रिपरकशन का मतलब ये कि कोई एक बैड एक्सपीरियंस ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप दोबारा जो है वो चीज़ों को लर्न करने की एबिलिटी आपने खो दी है, आप उसको मेमोराइज ही नहीं करना चाहते, आप अपनी मिस्टेक्स को एडमिट ही नहीं करते। देन हमने इसका स्कोप देखा कि इसका स्कोप क्या होता है लर्निंग नर्सिंग का। नर्सिंग के अंदर तो नर्सेज जो होती है ना वो इंट्रोस्पेक्शन का जो फिनोमिना है ना इसको यूज करती हैं बेसिकली। ठीक है, ये बेसिक एक कीवर्ड है जो आपने याद रखना है, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि वो अपनी थॉट्स के बारे में मतलब कि जो किससे रिलेट करता है, उसकी जो नर्सिस की अपनी थॉट्स होती हैं, फीलिंग्स और बिलीव्स होते हैं, उसके एक्सपीरियंस के बारे में, तो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये एक इसका रिफ्लेक्टिव राइटिंग में इसका स्कोप है फॉर द नर्सिंग। तो जब अब वो इंट्रोस्पेक्शन उसके अंदर डिवेल्प हो जाएगी, जब वो इंट्रोस्पेक्शन को यूज करेगी, इंट्रोस्पेक्शन के फिनोमेना को, एक नर्स, तो वो क्या करेगी, वो उसकी जो है ना कॉन्फिडेंस उसका इंक्रीज होगा, इसी तरह जो है ना क्रिएटिविटी उसके अंदर आएगी, और वो लर्निंग को एज एंजॉय मतलब के फील करेगी। ठीक हो गया, तो ये भी आपने जस्ट रीड कर लेना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है बेसिकली, ये होती है एबिलिटी टू एनालाइज द फैक्ट्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं फैक्ट्स को, जनरेट करते हैं और अपने आइडियाज को जो है ना ऑर्गेनाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने एनालाइज करना है, देन हमने जनरेट करना होता है आइडियाज को, और फिर ऑर्गेनाइज करना होता है। ठीक है, डिफेंड द ओपिनियंस, मेक द कंपैरिजंस, ड्रॉ इन्फ्रेंस। इसके अंदर हम लोग कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, विदड्रॉ करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है आर्ग्यूमेंट्स को अवेलुएट करते हैं और प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना, हमने मेनली इसके अंदर जो है ना वो इसको हम यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी होती है। क्रिटिकल थिंकिंग में जो है ना हम लोग क्लियरली, लॉजिकली और इंडिपेंडेंटली जो है ना वो थिंक कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो रिफ्लेक्टिव राइटिंग का इसमें क्या डिफरेंस है कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो होता है वो अपना एक पर्सनल रिस्पॉन्स होता है किसी भी एक एक्सपीरियंस के बारे में, इवेंट के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, जहां पर राइटर जो होता है वो एग्जामिन कर रहा होता है अपनी थॉट्स को, फीलिंग्स को और लर्निंग को। अच्छा, तो हमारे पास जो है ना वो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। स्टेप्स कौन कौन से आते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यूएचएस में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि क्रिटिकल थिंकिंग के क्या क्या स्टेप्स हैं। तो ये आपने जो है ना वो अच्छे से पढ़ना है, क्रिटिकल थिंकिंग के स्टेप्स। इसमें सबसे पहले जो है ना वो हमारे पास आ जाता है नॉलेज, देन हमारे पास आ जाता है कंप्रीहेंशन, देन हमारे पास आ जाता है एनालिसिस, देन सिंथेसिस, और देन हमारे पास आ जाता है टेक एक्शन। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉलेज। नॉलेज के बारे में क्या है कि अगर आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज बेस होगा, यानी कि नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए आपके पास, स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस होगा, तो आप जो है ना उसको कंप्रीहेंड कर सकते हैं किसी भी एक सिचुएशन को। इसी तरह क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, नॉलेज। नॉलेज में क्या होता है कि आप जो है वो क्या करते हैं, गैदर करते हैं डाटा को। ठीक है, फैक्ट्स को या इंफॉर्मेशन को। जो इसका जो बेस लेवल है वो क्या होता है कि आपको पहले से कोई चीज पता है, मतलब नॉलेज है आपको। देन हमारे पास दूसरा स्टेप है ना इसका, वो आ जाता है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में आप क्या करते हो, अंडरस्टैंड करते हो और इंटरप्रेट करते हो इंफॉर्मेशन को। ठीक है, देन हमारे पास जो है वो थर्ड स्टेप पे आ जाता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि आप लोग नॉलेज को यूज करते हो ना रियल लाइफ सिचुएशन में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो और डिसीजन मेकिंग करते हो। ठीक हो गया, ये इसका हो गया थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप हमारे पास आ जाता है एनालाइज। एनालाइज का मतलब क्या होता है कि आप लोग जो है ना इंफॉर्मेशन को पार्ट्स के अंदर जो है ना वो ब्रेक डाउन करते हो, और इसी तरह जो है ना वो पैटर्न्स को और जो रिलेशनशिप्स और जो लॉजिक्स हैं, ठीक है, उनको आप जो है वो आइडेंटिफाई करते हो इससे। देन हमारे पास जो है इसका फिफ्थ स्टेप आ जाता है सिंथेसिस। सिंथेसिस जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट जो हमारे आइडियाज होते हैं ना उसको एज ए होल हम कंबाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, वो सिंथेसिस के अंदर आ जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि आप जो है ना न्यू इंसाइट, सॉल्यूशंस या प्लान्स जो होते हैं वो क्रिएट कर रहे होते हैं। देन हमारे पास सिक्स स्टेप पे आ जाता है टेक एक्शन। यानी कि आप क्या करते हो कि आप लोग जो है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस मेकिंग करते हो, ये जजमेंट्स ये बेसिकली जो है ना आपके एनालिसिस और जो कंक्लूजन्स है उस पे बेस कर रहा होता है एक्शन, टेक एक्शन। ठीक है, तो ये स्टेप्स जो है ना आपने इसको इस तरह से याद करना है। यानी कि नॉलेज, सबसे पहले तो आपने डाटा इकट्ठा करना है। ठीक है, जो जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, और इस पे ये होता है कि हमारे पास नॉलेज यानी कि हम पहले से कुछ जानते हैं। इसकी जो बेस होती है वो क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ऑलरेडी नोन। ठीक है, तो आपको मैंने इसकी डिटेल बता दी है।
बस ये अपनी डिटेल इसी तरह ही याद रखनी है। देन ये भी वही स्टेप्स ही लिखे हुए हैं आगे क्रिटिकल थिंकिंग के। चाहे तो आप ये वाले स्टेप्स यहाँ से ये याद कर सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको ऊपर करवा दिए हैं, वही सारे स्टेप्स हैं। देखें, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, देन एनालाइज, देन एप्लीकेशन, देन हमारे पास आ जाता है सिंथेसिस, देन हमारे पास आ जाता है टेक एक्शन। ठीक है। देन हमारे पास जो है ना, नेक्स्ट इसका प्रोसेस है। अब हमने स्टेप्स देख लिए कि कौन कौन से हैं। अब इसका प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं। प्रोसेस में हमारे पास जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने इश्यूज को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है। इश्यूज को आइडेंटिफाई करना होता है, आर्ग्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है, हमने क्लैरिफाई करना होता है इश्यूज को भी और आर्ग्यूमेंट्स को भी, और कंसिस्टेंसी चेक करनी है उनकी, ताकि उसमें फर्दर अब कोई गैप तो नहीं है। देन हमने क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करनी होती है उस बेस पे। ठीक है। अवेलुएट करना होता है हमने आर्ग्यूमेंट्स को। तो ये जो प्रोसेस है ना आपका, ये भी यूएचएस में आ चुका है। तो ये भी आपने अच्छे से याद करना है। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। ये भी इसके इसके प्रोसेस की ही स्टेजेस उन्होंने बताई हुई हैं। आइडेंटिफाई द इश्यूज, आइडेंटिफाई करना है आर्ग्यूमेंट्स को, क्लैरिफाई करना है इश्यूज को आर्ग्यूमेंट्स को, और चेकिंग फॉर द कंसिस्टेंसी, एस्टेब्लिशिंग द कंटेक्स्ट एंड evaluate द आर्ग्यूमेंट्स। चाहे आप ये वाला याद कर लें फ्लो चार्ट, या फिर ऊपर मैंने आपको पढ़ा दिया वो याद कर लें आप। अब नेक्स्ट जो है ना, हमने इसके बेनिफिट्स पढ़ने हैं क्रिटिकल थिंकिंग के क्या होते हैं। ये है कि सबसे पहले आपका करियर सक्सेसफुल आप करियर होगा आपका, जब आप क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करोगे। ठीक है। आप बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाओगे क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करते हुए, और वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है वो बनाएंगे आप इससे। क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करते हुए बेटर सिटीजन, आपके रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे जब आप दूसरों को अंडरस्टैंड करोगे। आप क्यूरियोसिटी जो है ना आपके अंदर प्रमोट होगी, किसी भी चीज को एक्सप्लोर करने की क्रिएटिविटी होगी आपके अंदर। आप इंडिपेंडेंस जो है ना वो इसकी क्रिएटिविटी होगी। तो ये बेनिफिट्स आपने जस्ट रीड कर लेने। देन जो है ना हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो देखेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग थिंकर की क्या होती हैं। क्रिटिकल थिंकर की करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि वो ऑनेस्ट होता है अपने साथ भी। ठीक है। वो प्रॉब्लम्स को रिगार्ड करता है, क्योंकि उससे न्यू चीजें जो है ना लर्न होती हैं, दैट्स वाई। करेक्टरिस्टिक्स भी आपने मैंने यही आपको बताना है कि यहाँ पे भी आपने जो कीवर्ड्स को याद करना है। ये ऑनेस्ट जैसे यहाँ पे कीवर्ड है, इसी तरह प्रॉब्लम्स को रिगार्ड करता है, जजमेंट पे बेस, जो बेस जजमेंट ऑन एविडेंस रादर देन द पर्सनल प्रेफरेंस पे वो बेस नहीं करता, बल्कि अपनी जो है ना वो एविडेंस की बेस पे वो जज कर रहा होता है चीजों को। ओके। और वो इंटरेस्ट होता है दूसरे लोगों के आइडियाज में, सिर्फ वो खुद पे बिलीव नहीं करता, यानी कि दूसरों से आइडियाज लेता रहता है, तो जिससे उसकी क्रिएटिविटी इन्हांस होती है। ठीक है। इसी तरह वो क्यूरियस होता है चीजों को जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए, क्रिएटिव होता है वो। ठीक है। वो कम्युनिकेट कर पाता है क्लियरली, और उसकी अवेयरनेस हाई होती है। ठीक है। इसी तरह जो है ना उसकी कंफ्यूजन जो है वो कम होती है, वो क्वेश्चंस पूछता है लोगों से। रिस्क टेकर्स होते हैं ये लोग जो है, क्रिटिकल थिंकर जो होते हैं। तो नेक्स्ट जो है ना हम लोग इसके बैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी है लास्ट स्लाइड। अच्छा, एक तो ये है कि नैरो माइंडेडनेस। ठीक है। वो मतलब कि उसको मेंटली सीख है या उसका कोई प्रॉब्लम है, वो सोचता ही नहीं है, मतलब कि सोल्यूशन को जनरेट करने के बारे में सोचता नहीं है। उसकी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं, या तो उसको कोई मोटिवेशन नहीं है, इसको कोई गाइड करने वाला नहीं है प्रॉपर, तो ये भी एक बैरियर है इसका। इसी तरह स्टीरियोटाइप्स यानी फॉल्स बिलीव्स, जिसका एविडेंस से कोई मतलब ताल्लुक नहीं होता, और जो खुद से जनरेट कर दिए होते हैं, जिसका साइंटिफिकली कोई प्रूफ नहीं होता। ठीक है। तो ये भी एक बैरियर्स होते हैं। इसी तरह जो है प्रीजुडाइसिस, यानी कि पहले से किसी के बारे में अज्यूम कर लेना कि ये शख्स ऐसा है। यानी जब हम किसी के साथ एक टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कैसा शख्स है, लेकिन पहले से ही ख्याली मतलब कि एक बंदे को नाम दे लेना, यानी कि उसके बारे में गलत नजरियात खुद से ही आप लोग जो है वो अज्यूम कर लें, तो उसको प्रीजुडाइस कहते हैं, लेजीनेस है। और आपके पास बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ही नहीं है किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम की, और इससे भी जो है ना आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाओगे। इसी तरह पीयर प्रेशर है, रीडिंग स्किल्स ही आपकी पुअर है, आप लिसन ही नहीं करते हो प्रॉब्लम्स को। और
प्रॉपर जो है ना उसके सोल्यूशन जनरेट करने की तरफ आप माइल नहीं होते, आप क्लोज माइंडेडनेस को यूज कर रहे होते हो, आपकी परसेप्शन जो है उसमें अल्टरेशन हो, तो आपका जो है वो ये क्रिटिकल थिंकिंग का बैरियर है। इसी तरह रेशनलाइजेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको साथ साथ बता दिया, जो जो कुछ इसका इंपॉर्टेंट जो स्लाइड में से करना है, ये मैं स्लाइड आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अब जो है ना हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। वो हमारे पास आती है जनरल राइटिंग, ठीक है। जनरल राइटिंग पे अब हम मूव करते हैं। अच्छा, तो जो हमारे पास है ना जनरल राइटिंग, इसमें क्या होता है कि जनरल राइटिंग जो होती है ना, इसमें क्या कर रहे होते हैं हम लोग, रेगुलरली रिकॉर्ड कर रहे होते हैं पर्सनल थॉट्स को, फीलिंग्स को, रिफ्लेक्शंस को, या फिर एक्सपीरियंसेस को रिटर्न फॉर्म में, ठीक है। और ये हम किसी भी एक डायरी पे नोट कर सकते हैं, नोटबुक पे कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो क्या कर रहे होते हैं हम लोग, या फिर किसी भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग जो है ना वो अपनी रेगुलर थॉट्स की, फीलिंग्स की रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं रिटर्न फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे जर्नल राइटिंग का मतलब ये होता है कि रिटर्न फॉर्म मतलब जर्नल राइटिंग, राइटिंग मीन रिटर्न फॉर्म में हम लोग जो है वो अपनी थॉट्स को, फीलिंग्स को, रिफ्लेक्शंस को जो है ना वो राइट कर रहे होते हैं। तो इसके पर्पसेस क्या होते हैं, यही कि आप लोग जो है ना डेली लाइफ एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट कर सको, आप लोग अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सको। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि उन्हें डायरी लिखने की जरूरत मतलब कि वो आदत होती है, वो हर चीज को जो है ना वो रिटर्न में लिख रहे होते हैं, जो जो इवेंट उनकी लाइफ में चल रहा होता है, तो दैट इज जनरल राइटिंग। एक्सप्रेस कर रहे होते हैं हम अपनी इमोशंस को, इसी तरह जो है वो इम्प्रूव करते हैं हम अपनी राइटिंग को, कम्युनिकेशन को। जनरल राइटिंग का ये पर्पज है। और मेंटल क्लैरिटी के लिए, वेलबींग, इसी तरह जो है वो पर्सनल और एकेडमिक प्रोग्रेस जो है इसको ट्रैक करने के लिए हम लोग जनरल राइटिंग को यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम जो है ना इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। अच्छा, इसकी टाइप्स डिफरेंट है, जैसे पर्सनल जर्नल हो सकते हैं, जैसे रिफ्लेक्टिव जर्नल हो सकते हैं, इसी तरह एकेडमिक जर्नल हो सकते हैं, ट्रैवल जर्नल है, ग्रेटिट्यूड जर्नल हो सकते हैं, हेल्थ जर्नल हो सकते हैं। पर्सनल जर्नल की बात करें तो इसमें हम लोग पर्सनल अपनी फीलिंग्स, थॉट्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। रिफ्लेक्टिव के बारे में, रिफ्लेक्टिव जर्नल की बात करें तो हम इसमें जो है ना वो एनालाइज करते हैं एक्सपीरियंसेस को, ठीक है, लर्न कर रहे होते हैं हम लोग। एकेडमिक की बात करें तो लेक्चर्स आ जाते हैं इसमें, रिसर्च आ जाती है। इसी तरह ट्रैवल की बात करें तो हम अपने ट्रैवल मेमोरी जो थी उसको रिकॉर्ड कर रहे थे। ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि आप लोग कोई भी चीज जो आपने राइट की है उसके लिए आप थैंकफुल होते हो, तो वो आप राइट करते हो, थैंक यू, तो देन जो है वो ग्रेटिट्यूड जर्नल में आ जाएगा। इसके और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, चाहे आप ये कर लें, और भी डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। इसी तरह जो है ना वो हेल्थ जर्नल आ जाता है, यानी कि आप इस पे फिजिकल, मेंटल, साइको सोशल इवेंट्स जो भी आपके हेल्थ के होते हैं वो आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो वो हेल्थ जर्नल में आ जाता है। अब हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो हम बेनिफिट्स की बात करें तो ये जो है ना हमारी सेल्फ अवेयरनेस को इन्हांस करता है जनरल राइटिंग, ठीक है। हमारी इमोशनल हेल्थ जो होती है वो इम्प्रूव होती है। स्ट्रेंथ्स और हमारी राइटिंग स्किल जो होती हैं वो इम्प्रूव होती हैं जनरल राइटिंग से। इसी तरह जो है ना हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल जो है वो कम होता है इससे। और ये हमारी बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। माइंडफुलनेस जो है ना उसको इनकरेज करती है जनरल राइटिंग। अब इसका प्रॉपर स्टेप्स क्या है, सबसे पहले तो हमने ना एक टॉपिक चूज करना होता है, ठीक है, जब भी हम लोग कोई भी जर्नल राइट कर रहे होते हैं। देन हमने उससे रिलेटेड जो है रिसर्च करनी है, हमने आर्टिकल सर्च करने होते हैं, हमने डाटा इकट्ठा करना होता है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठा करते हैं। देन हमने कंटेंट को ड्राफ्ट कर देना है, ठीक है, मतलब कि एक फाइल के अंदर हम कंपाइल कर रहे होते हैं अपनी जितनी इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की हुई है, ठीक है। देन हम उसको रिवाइज और एडिट कर रहे होते हैं। देन फाइनल फिफ्थ स्टेप पे क्या होता है कि हम उसको फाइनलाइज करते हैं आफ्टर रिवाइजिंग एंड एडिटिंग, और देन सबमिट करवा देते हैं टू द इंस्टीट्यूट। देन इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है ना इसका, वो कॉमनली जो है ना वो साइंटिफिक रिसर्च पेपर या फिर जर्नल में यूज होता है, वो हमारे पास है इन रॉड फॉर्मेट। इसके थ्रू जो है ना इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमने क्या करना होता है, जर्नल को राइट करना होता है। इसमें आ जाता है आई से इंट्रोडक्शन, देन मेथड्स, रिजल्ट्स और एंड डिस्कशन। तो सबसे पहले जो है ना इसके जहाँ यहाँ पे तो आप जस्ट ये स्टेप्स भी याद रख लें इस लेवल पे। थर्ड ईयर में तो ये इनफ है, आगे है जब फोर्थ ईयर में हम पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा जनरल राइटिंग जनरल राइटिंग होती है इसका स्ट्रक्चर को।
तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन के अंदर जो है ना हमने क्या करना होता है, इंट्रोडक्शन के अंदर आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देते हो, ठीक है, प्रॉब्लम्स को स्टेट कर रहे होते हो, आप जो है वो एक्सप्लेन करते हो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी को। इसी तरह ऑब्जेक्टिव्स या जो हाइपोथेसिस हैं, ठीक है, वो आप डिस्क्राइब करते हो इंट्रोडक्शन में। मेथड्स की बात करें तो इसमें आप लोग जो है वो स्टडी डिजाइन आपके आ जाते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेंट टूल आ जाते हैं, प्रोसीजर्स, आपका ड्यूरेशन क्या था स्टडी का वो आ जाएगा, डाटा कलेक्शन मेथड कौन से आपने यूज किए हैं, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव वो आ जाएगी। इसी तरह रिजल्ट्स आ जाते हैं। रिजल्ट जो होते हैं ये आपकी फाइंडिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, ये टेबल्स में आप प्रेजेंट करते हो, ग्राफ्स में प्रेजेंट कर रहे होते हो। इसी तरह जो है ना डिस्कशन लास्ट सेक्शन आ जाता है इसका, इसमें आप जो है ना वो रिजल्ट को एक्सप्लेन करते हो, अपनी फाइंडिंग्स को कंपेयर कर रहे हो दूसरों की स्टडीज के साथ, ठीक है, इसमें आप सिग्निफिकेंस को डिस्कस कर रहे हो और इम्प्लीकेशंस को। इसी तरह इसमें लिमिटेशंस आ जाती हैं और सजेशंस फ्यूचर रिसर्च के लिए जो है ना उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो है ना इसके टीचिंग लर्निंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से पास पेपर में आए हुए हैं। तो ये मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिए थे, यहाँ पे भी आपको मैं बता रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन इसका जो पास पेपर में आया वो है रिफ्लेक्ट क्रिटिकल थिंकिंग की डिफाइन और गिब्स साइकिल, जो मैंने आपको अच्छे से करवा दिया स्लाइड से, तो वहां से आपने कर लेना है। देन सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है कि राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी मैंने आपको करवा दिया हुआ है, तो आपने ये भी स्लाइड से रीड कर लेना। देन इसकी स्टेजेस जो है ना वो नहीं थी स्लाइड में, तो वो पास्ट पेपर की बुक में मैंने क्वेश्चन जो है ना वो आपको मैं वहां से पढ़ा देती हूँ। देन आया हुआ है इसमें से क्वेश्चन कि व्हाट आर द 5 प्राइमरी स्टेप्स इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये जो स्टेप्स है ना ये भी आपको पास्ट पेपर की बुक में मिल जाएंगे। आपने जो पास्ट पेपर की बुक फॉलो करनी है बच्चों, वो इस आकर्षित की है, वो ले लीजिएगा। उसमें एमसीक्यूज भी दिए होते हैं और एससीक्यू जो है ना वो भी आपकी रिकमेंडेड बुक से बनाए हुए होते हैं, तो वो ही आपने फॉलो करनी है, ठीक है। तो हम लोग जो है ना वो इसके पास पेपर देखते हैं। ये देखें इसका जो है ना प्रोसेस जो होता है वो हमने वहां पढ़ लिया था। ये देखें सबसे पहले हम लोग इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर। सबसे पहले तो आपने जो है ना इसको अटेम्प्ट किस तरह करना है, अगर हमारे पास आ जाता है ना क्वेश्चन राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, तो आपने सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग की डेफिनेशन कर लेनी है। चाहे आप यहाँ से पास पेपर से कर लें, चाहे आप जो है वो स्लाइड से कर लें, जहां से मर्जी इसकी डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं जो आपको इजीली याद हो जाए। तो सबसे पहले इसके हमारे पास जो स्टेप्स हैं उसमें इश्यूज को आइडेंटिफाई आ जाता है, फिर हमने क्लैरिफाई करना होता है इश्यूज को और आर्ग्यूमेंट्स को, आइडेंटिफाई करना होता है हमने आर्ग्यूमेंट्स को। देन हमने कंसिस्टेंसी जो है ना वो चेक करनी होती है, क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करनी है, यानी कि जो कंसिस्टेंसी के अंदर आ जाएगा कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं हमारे वो कंसिस्टेंटली जो है वो आउटकम से मैच हो रहे हैं। उसके बाद क्रेडिबिलिटी चेक करनी है कि जो फाइंडिंग्स है हमारी वो ट्रस्ट वर्दी हैं, उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं फाइंडिंग्स को अपनी को। और इसी तरह जो है ना यानी कि जनरलाइजेबिलिटी, इस्टेब्लिशिंग द कंटेक्स्ट और इस्टेब्लिशिंग द आर्ग्यूमेंट, ये लास्ट जो है ना इसके स्टेप्स हैं। अच्छा एक और हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन था, वो ये था प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स, तो ये भी आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या ये बुक आपको मैं शेयर कर दूंगी। तो इसमें आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है और डिफाइन करना होता है कि एक प्रॉब्लम किस नेचर की है, ठीक है। देन जो है वो हमने इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है और सोल्यूशन जो होते हैं वो डेवलप करते हैं हम लोग। देन हमने डिसीजन मेकिंग करनी होती है। देन हमने जो डिसीजन मेकिंग की होती है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है और लास्ट पे हमने एवेलुएट करना है, यानी कि जो जो हमने जो जो भी हमने सॉल्यूशंस अप्लाई किए हैं उसको हम एवेलुएट करेंगे फॉर बेटर आउटकम्स। आइडेंटिफाई आपने जो है ना थोड़ा थोड़ा इसके बारे में ना डिटेल दे देनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो स्टेप्स है ना ये हमारी दफा भी यूएचएस में आए थे, लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन है, तो ये आपने ना अच्छे से करना है, ठीक है। इसमें आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम में आपने थोड़ा डिस्क्राइब कर देना है कि हमने अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट द एक्चुअल इशू इज, और क्लियरली और स्पेसिफिकली आपने इसको कर देना है। देन इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आप लिख दीजिएगा कि हम लोग जो है ना वो डाटा कलेक्ट करते हैं और फैक्ट्स को या डाटा को जो भी बैकग्राउंड होता है हम ब्रेन को यूज करते हुए जितने भी हमारे पॉसिबल सोल्यूशन हैं वो तलाश कर रहे थे। एनालाइज के अंदर आप लिख देंगे कि एनालाइज जब भी वर्ड आएगा ना तो आपने याद रखना है इसका मतलब होता है कि ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम और अंडरस्टैंड द इशू, ठीक है। तो अवेलुएट कर लेना होता है हमने जो भी इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं उसको। देन हमारे पास आ जाता है मेक द सॉल्यूशंस। तो इसके अंदर जो है ना आप क्या करते हो, डिजाइन करते हो या फिर सिलेक्ट करते हो प्रैक्टिकल और जो इफेक्टिव सोल्यूशन होता है उसको।
ठीक है, और क्रिटिकल थिंकिंग को यूज कर रहे होते हो। देन हमारे पास आ जाता है मेक अ डिसीजन। इसमें आपने बेस्ट सोल्यूशन जो है ना, वो आपकी जो एविडेंस और लॉजिक की बेस पे होता है, उसको आप जो है ना वो चूज करते हो। मेक अ डिसीजन के अंदर इम्प्लीमेंट द डिसीजन के अंदर क्या करते हो, आप अप्लाई करते हो चूजन सोल्यूशन को, ठीक है, रियल लाइफ में और प्रैक्टिस में। इसी तरह एवेलुएट द सोल्यूशन में आप क्या करते हो, कि आप चेक करते हो कि सोल्यूशन जो है वो हमारा वो सही वर्क कर रहा है, ठीक है, उसे हम रिवाइज करने की या रिव्यू करने की जरूरत है या नहीं। तो ये चीज जो है ना आप एवेल्युएशन के अंदर लिखते हो। देन हमारे पास ना इसकी स्टेजेस आ जाती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की स्टेजेस आ जाती हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहली जो स्टेज है ना हमारी, वो आ जाता है अनरिफ्लेक्टिव थिंकर स्टेज। देन हमारे पास सेकंड पे आ जाता है चैलेंज थिंकर स्टेज। और थर्ड पे आ जाता है बिगिनिंग थिंकर स्टेज। देन हमारे पास आ जाता है प्रैक्टिसिंग थिंकर स्टेज। और देन जो है ना वो एडवांस्ड थिंकर स्टेज। और सिक्स स्टेज पे हमारे पास मास्टर थिंकर है। अच्छा, सबसे पहले अनरिफ्लेक्टिव थिंकर का मतलब क्या होता है, अनअवेयर, यानी कि अनरिफ्लेक्टिव वर्ड से हमें श्योर है कि अनअवेयर होता है वो, ठीक है, अनअवेयर होता है ऑफ प्रॉब्लम्स इन थिंकिंग। यानी कि वो एनालाइज या फिर क्वेश्चनिंग कर रहा होता है, लेकिन या वो क्या कर रहा है इसके अंदर, जो अनरिफ्लेक्टिव थिंकर स्टेज होती है, इसमें क्या होता है कि वो थिंक कर रहा होता है लेकिन वो एनालाइज नहीं करता। थिंक तो करता है वो, लेकिन वो एनालाइज नहीं कर रहा होता किसी भी सिचुएशन को, या जो भी क्वेश्चनिंग होती है उसको एनालाइज नहीं करता वो इसके अंदर। इसी तरह चैलेंज्ड थिंकर स्टेज आ जाती है। इसमें क्या होता है कि वो अवेयर होता है, ठीक है, अपनी थिंकिंग के बारे में वो अवेयर होता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी आर फेस्ड विद सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स इन आवर थिंकिंग। यानी कि यहाँ पे जो है ना वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे फिक्स उसने कैसे करना है, ठीक है, चैलेंज थिंकर में। देन बिगनिंग थिंकर स्टेज आ जाती है। ये क्या होती है, इसमें आपकी जो थिंकिंग है ना वो इम्प्रूव होती है। आप जो है वो क्या करते हो, अप्लाई करते हो क्रिटिकल थिंकिंग को, लेकिन आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होती, यानी कि आप कंसिस्टेंटली वर्क नहीं कर रहे होते, यानी कि रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। देन हमारे पास आ जाता है प्रैक्टिस थिंकर स्टेज। इसके अंदर क्या होता है कि आप लोग जो है ना वो क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रेटजीज को यूज कर रहे होते हो, और आप लोग एक्टिवली एवेलुएट कर रहे होते हो अपने थॉट्स को, अपनी बिलीव्स को, ठीक हो गया। देन हमारे पास एडवांस्ड थिंकर स्टेज आ जाता है। इसमें क्या होता है कि आप लोग जो है ना थिंकिंग आपकी वो इंसाइटफुल होती है और लॉजिकल होती है, ठीक है। आप लोग जो है वो फ्लॉज को, और जो भी आपकी थिंकिंग में कोई एरर आ रहा है उसको आप जो है एडजस्ट कर सकते हो, उसको आप देख सकते हो, इफेक्टिवली उसको मैनेज कर सकते हो इसके अंदर, एडवांस थिंकर के अंदर, ठीक है। और आगे मास्टर थिंकिंग आ जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है ना वो आपकी नेचुरली डेवलप हो चुकी होती है आपके अंदर, ठीक है, नेचुरली वो आप लोग जो है ना उसको अडॉप्ट कर लेते हो। आप स्किल्ड और डीप लर्निंग को जो है ना इसके अंदर आप प्रमोट करते हो। आप जो है वो कांस्टेंट सेल्फ मॉनिटरिंग करते हो, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है ना उसका माइंडसेट आपका इसके अंदर होता है मास्टर थिंकर स्टेज में। ठीक है, तो अब आपको मैंने पास पेपर भी साथ करवा दिए हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको हाईलाइट करवा दिए। बस यही आज का लेक्चर था।